almost 30 years old law that was Companies Ordinance 1984. Then we regulate insurance sector, and insurance law regulate non-banking finance companies and stock exchanges. And then we administer voluntary pension schemes, regulation of securities market and other related that are the brokers of security who are registered in the stock exchange, oversight of various external service providers, that is CDC and stock exchange itself, and ICAP, credit rating agencies, etc. So basically, SCCP has a very important role for the development of corporate sector, and we are trying to improve the overall corporate practices in Pakistan, and we are trying to bring our corporate sector at par with the region and beyond that. And now coming to different forms of business, I will hand over now to Faiza to give you an overview of different types of businesses that are in existence. And she will also tell you about the benefits of corporatization and a little more about different entities that you have options available with you if you want to start your, register your business, what ventures do you have and what is the best suitable venture for you. Going over to Faiza, please. Come over here. हेलो सर, आप ये थोड़ा चेक करें मेरी आवाज आ रही है? यस यस जी मैं आपकी आवाज आ रही है। ओके अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Now we tell you about the different forms of businesses or different form of enterprises a business can carry on. Businesses मुख्तलिफ फॉर्म्स में रन किए जा सकते हैं। लाइक सबसे सिंपलर फॉर्म उसकी है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप is the simplest form of business through which you can run your business. इसके बाद है पार्टनरशिप फर्म्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये है कि कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी बिजनेस कॉर्पोरेशन बना के उससे बिजनेस रन कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक छोटी सी फर्म होगी जिसमें एक इंडिविजुअल कंपनी बना भी सकता है और उसको आराम से खत्म भी कर सकता है। और इसकी सिंपल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होती है जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसको रजिस्टर कर रहे होते हैं। देन देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more persons। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स या पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें तमाम पार्टनर्स की जो भी बेसिक पार्टिसिपेशन इन द जो तमाम पार्टनर्स हैं उनकी पार्टनरशिप की प्रोपोर्शन उस पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होती है। पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर होती है एंड इट इज आल्सो रजिस्टर्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। ये भी एक छोटा सेटअप होता है जिसमें एक लेस फॉर्मल वे में लोग बिजनेस कर सकते हैं। और ये और जनरली पार्टनर्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर विद लाइक एक फैमिली बिजनेस हो सकता है या फ्रेंड्स का सेटअप हो सकता है। और लेकिन ये भी एक लेस फॉर्मल किस्म का सेटअप है। एंड देन नाउ वी कम टू द कंपनी। कंपनी बेसिकली जब भी आप अपना कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो एंड यू हैव अ सीरियस इंटेंशंस टू रन योर बिजनेस तो आप कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी मींस अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द पर्संस और एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर लॉफुल पर्पसेस एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज लॉ। बेसिकली एससीसीपी जो एससीसीपी की का एक मेन फंक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट है। तो जो तमाम कंपनीज फॉर्म हो रही हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनीज वो तमाम कंपनीज कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं।
कंपनीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में भी बन सकती हैं। जिस तरह अभी हमने बाहर से देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी है, तो अब जब कंपनीज भी बन रही होती हैं तो कंपनीज भी मुख्तलिफ तरह से बन सकती हैं। इस वक्त हमारे पास तक वी हैव मोर देन 1 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड विद SECP एंड around 1000 of applications are receiving every month. हमारे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं कराची में, पेशावर में, लाहौर में, सक्खर और फैसलाबाद में, जो कि तमाम कंपनीज को रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर करते हैं। कंपनीज ऑनलाइन भी फॉर्म हो सकती हैं और ऑफलाइन भी कंपनीज के मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन बना के भी कंपनीज हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ 3 सॉर्ट ऑफ एंटरप्राइजेस थे, और जाहिर सी बात है हर सॉर्ट ऑफ बिजनेस के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। अब जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा ये है कि इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, लाइक a partner, the owner of the business or the company is different from the company itself. Company will be a separate legal person, and owners have no full liability of the company. The second advantage is enjoy limited liability status and protect your personal assets. जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और या कंपनी पार्टनरशिप में होती है, तो इन दोनों सेटअप्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें आपके पर्सनल एसेट्स भी, अगर आपको बिजनेस में कोई भी लॉस बेयर करना पड़ता है तो आपके पर्सनल एसेट्स भी उसमें एक्सपोज होते हैं, एंड यू आर गोइंग टू पे ऑफ योर डेट्स, और whatever your default is occurring, you are going to sell your personal assets and pay off these debts and liabilities of your business. लेकिन अगर कंपनी आपने बनाई है तो कंपनी में आपने जितने शेयर्स लिए होंगे आपके सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है जितना कि आपने कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। उससे ज्यादा आपके पर्सनल एसेट्स एक्सपोज नहीं होंगे कि अगर कंपनी को ज्यादा नुकसान हो गया तो आपके पर्सनल एसेट्स को बेच के कंपनी के नुकसान आपको पूरा नहीं किया जाएगा। So, because company is a legal entity, तो company can own its own assets, और वो assets को sell off करके कंपनी के losses को या debts को pay off किया जाएगा। जो owners हैं या जो members या शेयर होल्डर्स हैं उनके personal assets को sell out नहीं किया जाएगा कभी भी। Elevated entity status, कंपनी बना लेना। कंपनी क्यों बनाई जाए? कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि कंपनी बनाने से आपके बिजनेस का जो स्टेटस है वो निस्बतन ज्यादा बेहतर मालूम होता है, और रजिस्टर्ड एंटिटी से लोग बिजनेस करने में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, और बैंक्स ऐसे एंटिटीज को लोन देने में भी कंफर्टेबल होते हैं, और ऐसा बिजनेस जो रजिस्टर्ड होता है वो प्राइवेट इक्विटी भी कॉल कर सकता है, अनलाइक के जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें ओनर्स को डायरेक्टली देखा जा रहा होता है, क्योंकि ओनर्स के अलावा कोई वर्थ नहीं होती उस पार्टनरशिप की खुद से। तो जब कंपनी रजिस्टर होती है तो इसके आपको और सोसाइटी में भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं, लाइक यू कैन मेक योर इमेज, यू कैन ब्रांड योर कंपनी, आप अपनी गुडविल क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब चीजें जो हैं वो एलिवेटेड स्टेटस होता है। और इवन इफ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो कंपनी के डायरेक्टर्स अगर आप हैं तो आपको इवन वीजा वगैरह ज्यादा आसानी से मिल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज कि जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उसकी माशरे में वर्थ ज्यादा होती है और गुडविल भी ज्यादा होती है। परपेचुअल, वन ऑफ द अदर बेनिफिट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो ये भी होता है कि परपेचुअल सक्सेशन होती है कि पार्टनर्स के आने या मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के आने या जाने से कंपनी खत्म नहीं होती और कंपनी हमेशा रन करती रहती है। लोग आएंगे, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में रन हो रहा है, if the sole proprietor dies, that will end the business. If there is a partnership firm, if one of the partners left the partnership or he dies, it will break or it will renewed on different terms. But if it is a company, I can buy share, anyone can buy the share
they can left the company, they can join new company. So people can come easily, and people can come, people can go, they can transfer shares, and they can leave the company, but company will continue to exist. So this is a perpetual succession of the company. Next advantage is operate under the defined legal framework. Basically, companies or the limited liability partnership, they are being operated through a specific legal framework. For the companies, there is a Companies Act, and there are more than 500 sections of that act under which companies are required to operate. And these defined legal frameworks basically define everything about the company, that how business will be run, how internal management will be done, how company will do the business, how loan will be taken, or all the, and how accounts will be prepared. So everything is defined in this legal framework, that how company will be company will function. So basically, this is the open thing for everyone to know, that how any big private company is being run by the by this law, and everyone can easily understand. It is not a closed setup. Everyone can know that how businesses are being run. Sir, public have easy transferable ownership shares. As I already explained you in perpetual succession, that people can come and people can go. They can buy shares, they can sell shares, they can, and when the new person will buy the shares, he will be the owner of the company and all the assets of the company. And this is a very easy way to transfer the property and the company as well. Property of the company become a part of documented and regulated economy. Once a business is registered, it can be counted like you are registered with SCCP, your company will be, you are part of corporate sector, you are registered with FBR, your assets can be considered, the net worth company is making, or the companies who are listed at the stock exchange, उनकी नेटवर्थ को आराम से कैलकुलेट किया जा रहा होता है, उनके बारे में बात की जा रही होती है, उससे कंपनी को उससे कंट्री को अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. तो डॉक्यूमेंटेड और रेगुलेटेड इकोनॉमी का पार्ट बनने से सिस्टम को या पॉलिसीज बनाने वाली तमाम अथॉरिटीज को एक बहुत आसानी हो जाती है, और वो ट्रांसपेरेंसी भी लेके आ सकते हैं ज़्यादा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कैसे अच्छी पॉलिसीज बनानी है, और कंपनी के अफेयर्स को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है. एनहांस क्रेडिबिलिटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि कंपनीज एक्ट एक चार्टर या एक्ट मौजूद है जिसमें तमाम चीजें मेंशन है कि कंपनी कैसे रन होगी, और अगर आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी होते हैं तो एनीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपकी कंपनी किस तरह से रन हो रही है, और आप कम से कम कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. और आप अगर रजिस्टर्ड हैं और आप सर्टेन लॉज को रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, एंड पीपल आर मोर कंफर्टेबल इन डीलिंग with you and doing business with you. And even for many provinces, in many provinces like in province of Punjab and KPK, it is mandatory for to apply to a tender, that a registered company can only apply to a tender. So, and the next is access to financial institutions and capital markets. अगर आपकी एक छोटी कंपनी बनाई और उसमें आपने बिजनेस करते करते एस्टैब्लिश हो गए, तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है that you can go to the bigger market and you can go for listing. और अगर आप लिस्टिंग के लिए चले, इवन जब आप प्राइवेट कंपनी भी होते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज में जो वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं या जो इक्विटी फर्म्स हैं या बिजनेसेस हैं, वो ऐसे प्राइवेट कंपनीज के साथ डील करने में या उनके साथ इक्विटी शेयर करने में कंफर्टेबल रहते हैं. और अगर आप बड़े सेटअप पे चले जाते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवा के मार्केट में अपने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं.
And as already I told you, like when you are listed or you are a registered entity, you can easily raise funds through the private means. So these were the advantages of corporate company. अच्छा, अब कंपनीज मुख्तलिफ तरीके से बनाई जा सकती हैं. जैसे अभी हमने सबसे शुरू में भी बिजनेस में डिस्कस किया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं. इसी तरह कंपनीज एक्ट भी एक बहुत बड़ा एक्ट है जो कि मुख्तलिफ फॉर्म्स की कंपनीज बनाने को अलाउ करता है. इसमें बहुत सिंपलर कंपनी भी हो सकती है, जैसे कंपनी विद वन मेंबर, companies with at least two members, or and more. So first one is company limited by shares. Simply we can divide them in public companies and private companies. Private companies are the smallest structures. It can be a single member company जिसमें सिर्फ एक शख्स से कंपनी बना के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है, जिसको हम एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहते हैं. और इसके अलावा दो या दो से ज्यादा लोग मिलके मल्टी मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, जिसको सिंपली प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और बड़े सेटअप में कंपनीज कैन बी पब्लिक कंपनीज. पब्लिक कंपनीज कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन आर लिस्टेड, जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रहे होते हैं, और अनलिस्टेड कंपनीज जो पब्लिक से फंड रेज कर सकती हैं लेकिन उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट नहीं होते, या उनकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रही होती हैं. वो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं. तो कंपनी, अगर आपका जो भी बिजनेस है, आप किसी भी स्टेज से बिजनेस शुरू कर सकते हैं. अगर आप एक सिंपल फॉर्म में कंपनी बनाना चाहते हैं, आप सिंगल मेंबर कंपनी बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी होगी, जिसमें परपेचुअल सक्सेशन भी होगी, और जिसमें बहुत कम कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस रिक्वायर होती हैं. क्योंकि कंपनीज एक्ट की जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें सिंगल मेंबर कंपनीज को बहुत सारी सहूलियात दी गई हैं, और उनके ऊपर से कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का बर्डन भी बहुत खत्म कर दिया गया है. एंड यू आफ्टर जस्ट गेटिंग इनकॉर्पोरेट without any future compliances, you can run your company easily without corporate burden. और अगर बड़े सेटअप में आप करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, जिसमें टू और मोर पीपल कैन रन बिजनेस. फिर इसके अलावा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी भी होती हैं. लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज जनरली they may have share capital or they may run without share capital. और इनमें जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज होती हैं, इसमें एसोसिएशंस भी फॉर्म हो रही होती हैं जो अंडर सेक्शन 42 होती हैं, जो कि चैरिटी पर्पसेस के लिए बनी होती हैं. वो जनरली विदाउट शेयर कैपिटल के बनती हैं, और उनका मेन पर्पस जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो किसी भी खास चैरिटी वर्क को और नॉन प्रॉफिट वर्क दे विल कैरी आउट बेसिकली. And this is very less known. Third one is very less known kind of company, that is unlimited companies, and we just see very few companies of unlimited liability in Companies Act. We have very few registered companies as unlimited. Now we discuss in detail the companies. We have already told you the type of companies. The first one was a single member company, only one member, one director. In private company, at least 2 members and 2 directors, maximum 50 members. Like number of members are basically the shareholders. If a private company can have 50 members, and if it exceeds 50, then they have to go for a public unlisted company. Restriction on transfer of shares. Like without the consent of other partners, no one can transfer the shares of a private company to a third person. Mutually, with mutual consent, they can transfer to anyone, but with the consent of other members, one can transfer the shares. Restriction on raising funds from public. Since it is a private setup, and the members who are the shareholders of the company, they invest their money through the buying of those shares, and the private company cannot raise funds by the public offering. Yes, they cannot raise funds from the public. The next kind is public unlisted companies, association and foundations. Public companies are required to have at least 3 members or 3 directors.
There's no maximum limit of numbers in public unlisted companies, and there's a free transferability of shares. Like one can buy or sell the shares of the company at any time without the consent of, as we can see in the private company, that there was a restriction on transfer and there was a consent of other members was required to transfer the shares. But in public unlisted companies, one can easily come or buy shares or sell the shares. And this is the biggest and the biggest companies being run in the under the Companies Act. That is a public listed company, at least 7 members and 7 directors. Public listed companies are required to have. There's no maximum limit of members, number of members, as many, because the shares of raising funds from the public and listing on stock exchange. Since the shares of public listed companies are quoted on the stock exchange, they can raise funds from the public, and there's no limit of maximum limit of members, and free transferability of shares. Anyone can buy and sell the shares of listed company through stock exchange. This is basically the comparison that why to form a company and why not to run a partnership firm. And here we will focus on what are the advantages of forming a company. The first one is partnership. There's a difference of with respect to meaning. When 2 or more persons agree to carry on the business and share the profits and losses mutually, it is known as a partnership firm. जिसको हम कहते हैं कि नफा और नुकसान के बेस के ऊपर जो फर्म रन कर रही होती है, वो बेसिकली दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म. लेकिन कंपनी क्या है? कंपनी मींस अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द person or association of a person for a lawful purpose and registered under the Companies Act. जो Companies Act और कंपनी लॉ यानी प्रीवियस कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनी इवन कंपनीज एक्ट 1913 के तहत भी रजिस्टर्ड हुई हैं, वो तमाम कंपनीज जो हैं are body corporates and these are the registered companies. पार्टनरशिप एक रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होती है और वो प्रोविंशियल लेवल पे बस एक रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, लेकिन उसकी कोई लीगल पोजीशन या लीगल फॉर्म नहीं होती है. गवर्निंग एक्ट पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017. Minimum number of persons for partnership are required 2. And for single member company, as we mentioned in the previous slides, for single member company, 1 member is required. For private company, at least 2. And for public companies, at least 3. And for public listed companies, at least 7 persons or 7 members are required. Maximum number of persons, partnership 20 से ज़्यादा लोगों की partnership नहीं बन सकती है. और अगर इससे ज़्यादा partners हो जाएंगे तो company is required to be registered through as a corporate entity. Yes, 50 in case of private company and public company can have unlimited number of members. कंपनी में 50 लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकेंगे. और ऐसे लेकिन लिस्टेड कंपनीज में तो नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई हद नहीं है, जितने लोग चाहें उसके मेंबर्स हो सकते हैं. ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, क्योंकि वो एक प्राइवेट और छोटा सेटअप होता है और वो पार्टनर्स की अपनी मर्जी है कि वो ऑडिट करवाएं या नहीं करवाएं, उनके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है, बिकॉज दैट इज अ क्लोज सेटअप. कंपनीज में पहले सबके लिए मैंडेटरी था ऑडिट करवाना, लेकिन अब नए कंपनीज एक्ट में छोटी कंपनियों को थोड़ी छूट दी गई है. और it is not mandatory for a private companies having less than 1 million capital to get their accounts audit, because these are the very small companies. But companies having more than 1 million capital, it is mandatory for them to have a audited accounts or appoint an auditor. Management of concern, partners itself and directors. Partnership firms are run by their partners. You cannot separate the partnership firm from their partners. Both are mutually inclusive. But in the company, there is a concept of separate management and separate owners. Directors are basically responsible for the running the business of the company and day-to-day operations, and whereas the shareholders are the real owners.
And in partnership firm, partners and partnership firm is all are same, but in company, directors and members or directors and owners can be different persons. They can be same, but members can appoint directors who can run the business of the company. Liability of partners is unlimited. Like in case of any loss, their personal assets are exposed to pay off that loss. But in company, अगर आपने एक कंपनी में शेयर्स लिए हैं, सपोज मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर्स में शेयर्स लिए हैं 3 लाख रुपए के, अब एंग्रो फर्टिलाइजर अगर डिफॉल्ट कर जाती है और बंद भी हो जाती है तो मुझे 3 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मैंने वर्थ उसकी 3 लाख वर्थ है और मुझे 10 लाख का नुकसान होता है तो मेरे पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके उस 10 लाख के डेट्स को पे ऑफ किया जाएगा। बट इन कंपनी my risk is exposed only to 3 lakh. Part of documented and regulated sector. Partnerships are not part of documented society, or they are not considered as a registered entities. However, there are part of documented and regulated, no such requirements. Part of documented and regulated sector, no such requirements. For partnership firm, they can be registered or they cannot be registered. And once registered, there are no such requirements of submission, of any change or any there is no subsequent submission by the partnership firms to their regulator. But for the companies, there are various requirements. They have to submit annual returns. They have to submit annual audited accounts, and they have to submit many things to the registrar of companies so that their creditors and the general public can see their records and their returns. Use of word limited. For partnership firms cannot use word limited, and all the companies, they must use word limited or private limited in their name so that they can be distinguished easily that whether it is a corporate entity or not. Legality. Partnership is not a legal person. Company is an artificial legal person. And this concept basically is for because partnership is not a legal person, तो partnership firm अपने नाम के ऊपर कोई भी assets नहीं ले सकती है, कोई property purchase नहीं कर सकती है. But company is an artificial legal person. Company अपनी property भी purchase कर सकती है और अपनी assets भी रख सकती है, और वो एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म है और कि वो कोई भी एसेट अपने नाम से परचेज कर सकते हैं. Perpetual succession. Partnership में कोई perpetual succession नहीं है. If one of the partner dies, partnership will dissolve, and rest of the partners can make a new partnership deed, but that will be of course on new terms. But company has a perpetual succession. I can buy shares, I can sell shares, anyone can buy shares and then sell shares, and company will goes on. But regardless of the owners, regardless of the shareholders, company will go on. Like Facebook है, Google है. अब इनके owners जब ये concepts आए थे और जब ये business आए थे तो जो भी owners थे, अब इनके owners कभी भी बदल भी सकते हैं और company sell out हो सकती हैं और वो इसी नाम से चलती रहेंगी. बिल्कुल जैसे अभी Huawei की sell out की बात हो रही है, तो owners चाहे कोई नए भी हों लेकिन उस नाम से company चलती रहेगी. अच्छा, now company incorporation process. Now Kashish sir will brief you how a company can be incorporated with SCCP. Thank you, Faiza. So people, Faiza have told you about benefits of incorporation, differences between partnership and a company. And now we will see how the process of incorporation, how you can form a company. And for the incubation businesses, now you are in a secure place. आपके पास एक lifeline मौजूद है. You are in incubation stage. अगर कोई problem आता है, तो there is someone to rescue you from that. But you cannot be there for you have to come out to the corporate market and establish yourself. तो उसके लिए one of the reason जिसकी वजह से startups fail होते हैं, उनमें से one of the reason ये है कि startups do not have a legal standing. उनके पास कोई legal standing नहीं होती. For example, आपने एक proprietorship बना ली, लेकिन
जब तक आप अपनी रेपुटेशन इस्टेब्लिश करके कहीं पे पहुंचे हैं, उस स्टेज पे आके पता चलता है कि समवन हैज स्टोलन योर आइडेंटिटी और any other business is registered with this name, and your goodwill is at now stake. You have an idea, you have worked so hard, but you do not have a legal standing now. So this is why you will need to incorporate yourself as a company. कंपनी नेम जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है, इट इज़ ए 2-स्टेप प्रोसेस कि कंपनी बनाने के लिए आपको 2 स्टेप्स में रिक्वायर्ड होते हैं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं, यू हैव टू सी के इन फ्यूचर आप कंपनी एक दिन के लिए नहीं बना रहे, यू आर लुकिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड के 10 साल 20 साल 50 साल की कंटिन्यूएशन के लिए मुझको कंपनी चाहिए. इट विल डेवलप इट्स गुडविल. तो मुझे एक नाम, बहुत यूनिक सा नाम कोई चाहिए, कोई अच्छा नाम चाहिए जिससे मैं कंपनी बनाऊं. तो वो नाम आपके लिए रिजर्व, आपको अपने लिए रिजर्व करना पड़ेगा. देन आप रिजर्वेशन ऑफ नेम के बाद आप जाएंगे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन. प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन 2 तरीके से हो सकता है. ऑफलाइन भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आप तमाम डॉक्यूमेंट अपने मैनुअली फाइल करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन का. इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स चल रही हैं उसमें मोर देन हमारे 95 बल्कि 98% जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो रही है वो ऑनलाइन फॉर्म में हो रही हैं. ऑफलाइन में वी आर जस्ट गेटिंग हार्डली 2% रिक्वेस्ट फॉर ऑफलाइन. और ऑफलाइन मोड ऑफ नेम रिजर्वेशन, आपको उसमें नेम रिजर्वेशन के लिए यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन. ये हमारी वेबसाइट पे भी है, अगर इफ़ यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं. देन यू हैव टू जनरेट ए चालान. वेबसाइट पे लिंक मौजूद है, यू कैन जनरेट द चालान, डिपॉजिट द फी एंड come to us with the application along with the original challan, deposit the challan and application in our, and we will process, and then you, if the name is available, then we will reserve name for you. Whereas in online name reservation, you can do all this thing by sitting on your priority to ऑनलाइन फाइलिंग. यहाँ पे आपको फी कंपैरेटिवली आपको लेस देन 50% आपको रिडक्शन है इन फी में ऑनलाइन में. वेयर ऑफलाइन में अगर आप चाहते हैं तो यू पे दी डबल फी. और ऑनलाइन, इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन या ऑनलाइन नेम रिजर्वेशन, तो उसके लिए यू हैव टू गो ऑन आवर वेबसाइट एंड यू हैव टू क्रिएट योर यूजर आईडी. जैसे आप गूगल अकाउंट अपना बना रहे हैं या फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह यू हैव टू साइन अप ऑन आवर SCCP वेबसाइट फॉर क्रिएटिंग ए यूजर. क्रिएशन ऑफ यूजर के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यू हैव टू हैव ए इन केस ऑफ पाकिस्तानी नेशनल CNIC आपके पास होना चाहिए. CNIC होगा, आप you just go to our website and sign up as a Pakistani national. Once you आपको web you are registered, आपके पास पिन कोड और आपके पास अपना पिन कोड आता है और एक हमारा एक्टिवेशन कोड आता है. दोनों आप कोड एंटर करते हैं तो आपको यूज़र बिकम रजिस्टर्ड, और इसी पेज पे जाके आप अपने पासवर्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर लेंगे, और उसी के थ्रू once your ID is registered you can log into our system. Once you log into our system, तो आपको हमारे वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा कंपनी नेम रिजर्वेशन का भी. और रिसेंटली अभी 2018 में हमने एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है जहाँ पे नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ये प्रोसेस हमने कंबाइन कर दिया है. तो वंस यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन, तो आई सजेस्ट कि आप कंबाइंड प्रोसेस में जाएं. इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और यू हैव टू डोंट हैव टू गो टू फ्रॉम नेम रिजर्वेशन. एक बार एक्सेप्ट हो उसके बाद यू हैव टू लॉग इन अगेन, रीफिल द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे कंबाइंड प्रोसेस में आपको दोनों चीज़ें एक साथ ही मिल जाती हैं. और इसमें कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. ये आपको बाद में मैं बताऊंगा भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ऑफलाइन में. तो इन केस ऑफ कंबाइंड प्रोसेस, everything is generated by the system.
You just have to make attachments of your ID card, or if you are you have a कोई specific आपके पास कोई information है that you want to reveal, या registrar आपसे मांगना चाह रहा है कि कोई आपको other information भी required है for incorporation of company, तो वो information आपको attach करनी पड़ेगी. The rest of the thing will be generated. जितने भी forms हैं, जितने भी आपके memorandum articles हैं, तमाम चीजें through system आपके पास generate हो जाएंगी. One of the most important thing is कि combined process में आप अगर company incorporate कर रहे हैं तो लोगों को अक्सर ये problem आता था कि उनको company बनाने के बाद FPR जाना पड़ता था NTN registration के लिए. लेकिन since February 2018 हमने ये process अपना integrate कर दिया है with FPR. Once you incorporate your company, आपको NTN आपकी कंपनी को और इंडिविजुअल को FBR से simultaneously with registration of company ये दोनों चीज मिल जाती हैं. और इसका combined process का एक और चीज other than जो पाकिस्तान की ease of doing business में ranking जो है वो काफी improve हुई. उस process में उसमें जो one of the contributor was combined process जो SCCP ने integrate किया है, इसकी बड़ी जो है वर्थ है, इसमें बहुत बड़ा पार्ट इसने प्ले किया. एक तो काफ़ी नंबर ऑफ जो स्टेप्स थे इनकॉर्पोरेशन में वो कम हो गए, और NTN FBR के लिए आपको अलग से जो जाना चाहिए पड़ता था वो भी ख़त्म हो गया. नाउ वी हैव इंडक्टेड मोर प्रोसेसेस लाइक सेसी सिंध में और पैसी पंजाब पे जो रजिस्ट्रेशन है लेबर की दूसरे इदारों के साथ, वो भी इसमें इफ़ यू वांट टू इट्स वॉलंटरीली, इट्स नॉट मैंडेटरी, तो यू कैन डू इट एज वेल थ्रू दिस सिस्टम. जब आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं हमारे सिस्टम में तो उसमें नेम रिजर्वेशन का मैंने जैसे बताया था, तो हमारा आपको सिस्टम ऑप्शन देता है कि यू कैन एंटर द नेम ऑफ योर चॉइस. आपको 3 नाम कोई भी अपनी चॉइस के सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रायोरिटी वाइज चाहिए कि ABC XYZ 1 2 3 जो भी आपकी प्रायोरिटी का नाम है वो आप इसमें सिस्टम में एंटर कर दें. रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे और क्या कैपिटल वगैरह की इंफॉर्मेशन, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा थोड़ा आपको, क्योंकि जिस वक्त आप सिस्टम में लॉगिन होंगे तो 1 बाय 1 आप स्टेज आपको सिस्टम लीड करता है खुद ही कि आपको क्या इंफॉर्मेशन अब एंटर करनी है. तो उसमें आप जस्ट यू हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन वन स्टेप बाय स्टेप. आप जब एंट्री अपने डायरेक्टर्स के नेम की, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की, ये तमाम चीज़ें सिस्टम में एंटर कर देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस से रिलेटेड, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, और उसके बाद सिस्टम आपके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर देगा. और FBR की ये NTN रजिस्ट्रेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सिस्टम आपकी इंसर्ट की भी इंफॉर्मेशन से FBR के लिए जो इन्फॉर्मेशन FBR को जाएगी NTN लेने के लिए वो इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट कर देगा. उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म जो कि हमारे रेगुलेशंस, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो रेगुलेशन मौजूद हैं, यू कैन कंसल्ट दी रेगुलेशंस, वहाँ पे फॉर्म 2 कहलाता है, वो फॉर्म वहाँ पे जनरेट हो जाएगा. मेमोरेंडम आर्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये तमाम चीज़ें आपको जस्ट अपना सेक्टर, बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करने से सिस्टम आपके लिए तमाम चीज़ें बना देगा. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपनी डाटा एंटर करते हुए मैंने ट्रेडिंग सेलेक्ट किया था, इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था, IT सेलेक्ट किया था, तो IT जितने भी हमारी मोर देन 100 हमारे इस वक्त जो लाइंस ऑफ बिजनेस है वो मौजूद हैं वेबसाइट पे. आप कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लें तो सिस्टम उसके मुताबिक आपको मेमोरेंडम जनरेट करके दे देता है. एंड यू जस्ट नीड टू अटैच योर CNICs. अगर आपके साथ फॉरेन नेशनल कोई हैं तो उनके पासपोर्ट की कॉपीज और फॉरेन नेशनल की क्लियरेंस के कुछ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल आपको देने पड़ते हैं. वंस अदरवाइज आपकी तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम में जनरेट हो जाती है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू जस्ट टू साइन डिजिटली. जब आपने अपनी ID क्रिएट की थी उस वक्त ही सिस्टम आपको एक पिन कोड देता है दैट इज यूज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट्स. उस पिन कोड के आपने साइन के ऑप्शन क्लिक करना है. उसके बाद सिस्टम विल लीड यू टू ए नेक्स्ट स्क्रीन जहाँ पे आप जाके अपना पिन कोड दैट इज 4 डिजिट कम्बिनेशन होगा कोई भी, वो आप इस पे अप्लाई करेंगे. फॉर आप अगर सिंगल मेंबर कंपनी बना रहे हैं तो 1 डायरेक्टर विल साइन ऑल दी डॉक्यूमेंट, 1 ऑफ दी
सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर, in case multi-member company है तो once you have signed, one person has signed, he has to log out, then other will log in the system. उसके लिए तमाम प्रोसेस इसी स्टेज पे आ रहा होगा. It has to just click the sign button और वो दोबारा जाके इस पे अपनी पिन अप्लाई कर देगा और डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे. Once documents are signed, उसके बाद पेमेंट का इशू आता है. यू विल मेक पेमेंट. अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड ऑफ द स्क्रीन में एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट. ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप. इजी पैसा से भी हो सकती है, एडीसी पेमेंट हो सकती हैं, और अगर आप बैंक चालान के थ्रू करना चाहते हैं तो बैंक चालान का भी ऑप्शन मौजूद होता है. एनी ऑफ द ऑप्शन यूज करते हुए यू विल पे द फी. योर एप्लीकेशन विल अराइव एट SCCP. If your documents are, then your documents are examined. आपका देखा जाता है कि if you have filled in the documents correctly, कोई नाम में एंट्री करते हुए कोई मिस्टेक नहीं हुई. वन थिंग जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि नॉर्मली जब लोग अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग्स का नाम CNIC पे अगर इंग्लिश में दिए हुए हैं तो आई रेकमेंड कि आप उसी स्टाइल में लिखें जिस स्टाइल में आपका नाम CNIC पे लिखा हुआ है. और बाज़ औक़ात गलती कर देते हैं कि CNIC नंबर, तो उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है. अदरवाइज जो सिस्टम है वो आपको इतना स्मूथली रन करता है कि यू गेट द इनकॉर्पोरेशन. और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इस कंबाइंड प्रोसेस अवेलेबल होने के बाद इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट 4 आवर्स. वरना पहले ये होता था कि एक दिन पूरा नेम रिजर्वेशन में लग जाता था. उसके बाद नेम रिजर्वेशन के बाद यू विल अगेन हैव टू लॉग इन टू द सिस्टम. आप 2 दिन लगा के मेमोरेंडम देखेंगे कि मुझे वेबसाइट से मेमोरेंडम डाउनलोड करने हैं, क्या मुझे कौन सा मेमोरेंडम सूटेबल है. उसके बाद उसमें फिजिकली तमाम डायरेक्टर्स के नाम खुद से सब्सक्राइबर पेज पे एंटर करने हैं. लेकिन कंबाइंड प्रोसेस ने ये आपका मसला हल कर दिया है. और जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, चाहे सिंगल मेंबर है चाहे मल्टी मेंबर है, आई वुड रेकमेंड कि वो इस प्रोसेस को कंबाइंड को यूज़ करें. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कंसल्ट आवर हेल्पलाइन. कराची में मैं फैसिलिटेशन ऑफिसर हूँ. हमारे साथ पूरी एक टीम मौजूद है. और इस्लामाबाद में हमारी हेल्पलाइन मौजूद है. पेशावर में यू कैन कॉन्टेक्ट आवर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस. अगर आप कंपनी बनाने जा रहे हैं तो दे विल गाइड यू इन द मैटर. वंस योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड तो ये स्पेसिफिक है एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्म का, ये आपको सर्टिफिकेट का ये आपको इशू हो जाता है. और नाउ डेज कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ईमेल पे भी आ जाता है. और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि FBR की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है. यू जस्ट हैव टू लॉग इन टू विद योर ID एंड पासवर्ड एंड देन यू विल गो टू FBR वेबसाइट एंड क्लिक द लिंक एंड डाउनलोड योर NTN सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर. ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं. ये इनकॉर्पोरेशन फॉर्म और हमारा नेम रिजर्वेशन फॉर्म है. Annexure 1 कहलाता है, कंपनी रेगुलेशंस में मौजूद है. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट. इसमें मैंने बताया जैसे कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं. ऑप्शन 1 में आप कोई भी अपना नाम सेलेक्ट कर लें. इफ़ यू आर गोइंग फॉर मैनुअल इनकॉर्पोरेशन तो ये फॉर्म वहाँ पे मौजूद, यू कैन मैनुअली डाउनलोड. उसमें ऑप्शन 1 में दे दें. चालान अमाउंट आती है. चालान अमाउंट हमारा फ़ी शेड्यूल मौजूद है. मैनुअल के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि फ़ी शेड्यूल के मुताबिक मुझे फ़ी पे करनी है. ऑफलाइन में नॉर्मल फ़ी है 500 रुपीज़. चालान नंबर वंस यू जनरेट दी चालान फ्रॉम आवर वेबसाइट तो वो चालान नंबर वहाँ से डालेंगे इन केस ऑफ मैनुअल. इन केस ऑफ ऑनलाइन ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ये तमाम चीज़ें करेगा. फिर नीचे आपका पर्पस ऑफ बिजनेस है कि काइंड ऑफ कंपनी है, कौन सी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, सिंगल मेंबर है, मल्टी मेंबर है, एसोसिएशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कौन सी कंपनी है, वो तमाम इंफॉर्मेशन. अपना बिजनेस लाइन डाल दें कि आप क्या बिजनेस अडॉप्ट करना चाह रहे हैं. और अगर कोई लाइसेंस एंटिटी है तो उसके लिए आपको प्रोवाइड करनी होगी इंफॉर्मेशन सेपरेटली कि कोई आप रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं जो कि अंडर लाइसेंसिंग ही हो सकती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी. फिर इन केस ऑफ ऑनलाइन यू डोंट हैव टू साइन, वरना मैनुअल में आप मैनुअली साइन भी करेंगे डॉक्यूमेंट और CNIC और बाकी इंफॉर्मेशन दें और सबमिट करें अलॉन्ग विद चालान.
फिर हमारी वेबसाइट पे इफ़ यू वांट टू चेक के नाम रिजर्व करने जा रहा हूँ कि ये नाम अभी जो मैं अप्लाई करना जा रहा हूँ, मैं आई विल बी पेइंग फी फॉर दिस, तो क्या ये फ़ी ज़ाया तो नहीं हो जाएगी? यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड का नाम सेलेक्ट किया है, टेक्सटाइल का कोई नाम सेलेक्ट किया है, तो इस नाम से कहीं कोई पहले ही कंपनी तो नहीं मौजूद, तो उसके लिए ये लिंक मौजूद है। यू जस्ट व्हाट आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट 2 नेम्स डाल दें वहाँ पे, यानी XYZ टेक्सटाइल आप डाल दें और उसको सर्च बटन को प्रेस करेंगे तो जितने भी रेलिवेंट, अगर कोई इस नाम से बनी हुई होगी कंपनी, तो सिस्टम विल डिस्प्ले दोज नेम टू यू। तो जो नाम आ रहे हैं वो अप्लाई नहीं करें, कुछ यूनिक अपना नाम सेलेक्ट करें ताकि ना आपको जो है वो प्रोसेस में कोई टाइम लगे, ना रजिस्ट्रार आपको बार बार आगे पीछे भेजे कि इसको की बजाय दूसरा नाम सेलेक्ट कर लें, या ना आपको फ्यूचर में कोई मुश्किल आए कि किसी वजह से रजिस्ट्रार ने भी ओवरलुक कर दिया और वो नाम आपका रिजर्व हो गया और आपने कंपनी भी बना ली, देन यू विल हैव टू गो उसके साथ, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ कहीं पे लिटिगेशन ना स्टार्ट हो जाए या वो कंप्लेंट्स करना शुरू कर दे कि मेरा नाम यूज हो रहा है, मेरे राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए फीचर भी मौजूद है हमारी वेबसाइट। फिर एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन है, ये रेगुलेशन, इसमें अगर आप देखना चाहें तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस 2017 हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, उसमें आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये एनेक्स 2 कहलाता है। फिर डॉक्यूमेंट जो फिजिकल में चाहिए होता है वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनल पेड चालान आपको फिजिकल में ऑफलाइन में देना पड़ता है। एलिजिबल कॉपीज ऑफ CNIC, ये तो खैर ऑनलाइन में भी आपको देनी पड़ती हैं, लेकिन ऑफलाइन में ये आपको फिजिकली जमा करवानी होंगी। और उसमें ऑनलाइन में हाँ एक ऑप्शन है कि ऑनलाइन में यू डोंट नीड एनी विटनेस, ऑफलाइन में आपको विटनेस भी देना पड़ेगा। फिर ऑफलाइन सबमिशन, क्योंकि ये कंबाइंड प्रोसेस नहीं है, यू हैव टू रिजर्व द नेम फर्स्ट देन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें नेम रिजर्वेशन जो आपकी हुई थी उसका ईमेल या लेटर जो भी आपको नेम रिजर्वेशन का बाय द रजिस्ट्रार इशू है वो भी अटैच करना होगा। अथॉरिटी लेटर, हूएवर इज फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पे अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम ये समझ लेंगे इट इज द इट स्टेट कि आपका कंपनी का नाम यहाँ पे मेमोरेंडम में आता है, कंपनी का कहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, सिंध है, बलूचिस्तान है, मुख्तलिफ हमारे जुरिस्डिक्शंस मौजूद हैं, KPK, तमाम जहाँ पे भी वो रजिस्टर होगी उसका आपको नाम देना है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये आपका मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या होगी, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले लोग बहुत बड़े बड़े मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाते थे, लेकिन नाउ कंपनीज एक्ट हैव डिफाइंड कि दे जस्ट हैव टू गिव द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। एवरी लीगल बिजनेस जो है वो अब परमिट कर दिया गया है, बट यू हैव टू मेंशन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इन योर मेमोरेंडम। लाइबिलिटी, जैसे फाइजा ने आपको बताया कि हर कंपनी या तो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये है कि मेमोरेंडम आर्टिकल में लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिखा होगा कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, यानी उनके इन केस ऑफ वाइंडिंग अप होती है या कोई प्रोसीडिंग्स लीगल चलती हैं फॉर डिफॉल्ट, और उनके पर्सनल एसेट्स भी ऑन स्टेक होंगे। इन केस ऑफ लिमिटेड में उनका स्टेक जो है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर जो भी उन्होंने शेयर्स लिए हैं अनपेड शेयर्स तक रहेगा। शेयर कैपिटल के कंपनी अब बनी है तो जाहिर है उसको किसी शेयर कैपिटल की ज़रूरत भी होगी काम करने के लिए, तो शेयर कैपिटल क्लॉज जो है वो मेमोरेंडम में मेंशन की जाती है। नॉर्मली लोग 1 लाख कैपिटल की भी कंपनी स्टार्टअप के लिए 1 लाख की भी बना सकते हैं। इफ़ यू फील कि आपका सेटअप इससे ज़्यादा वैल्यूएबल है तो यू कैन गो फॉर 1,500,000 100,000 तक, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड तक की भी कंपनीज बनती हैं जो कि खासतौर पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होती हैं। फिर सब्सक्राइबर पेज में जैसे कि फायजा ने भी आपको बताया कि मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स में
हल्का सा डिफरेंस है। जो लोग कंपनी बना रहे होते हैं और जो वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं, और वही लोग कंपनी के मेंबर भी होते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ऑल मेंबर्स आर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि जो भी लेटर ऑन कंपनी में आएंगे वो मेंबर्स कहलाएंगे। लेकिन सब्सक्राइबर वही होंगे जो कि इनिशियली कंपनी बनाते वक्त वो लोग जिन्होंने कंपनी बनाई थी उन्हीं के नाम एज ए सब्सक्राइबर अपीयर होंगे मैम सब्सक्राइबर पेज पे। इसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली ये आप समझ लें कि बाय लॉज होंगे। कंपनीज एक्ट में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं कि हाउ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी रन, बिजनेस क्या कर रही है, शेयर कैपिटल क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स किस तरीके से होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होगा, मीटिंग्स कब कॉल की जाएंगी और उनमें क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, किस तरह से डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये तमाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मौजूद होती है इंफॉर्मेशन। SCCP वेबसाइट पे अगर आप विजिट करें तो आपको ड्राफ्ट मेमोरेंडम आर्टिकल्स काफ़ी कंपनीज के मिल जाएंगे। सिंगल मेंबर के भी मौजूद हैं, मल्टी मेंबर कंपनी के भी मौजूद हैं। जो कंपनीज एक्ट का जो पार्ट आर्टिकल से डील करता है वो टेबल ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल कहलाता है। इसके बाद आते हैं कि पोस्ट ज़ाहिर है कंपनी बन गई, अब इसके बाद आगे कंपनी ने अफेयर्स अपने चलाने हैं या उसके बाद उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट उस पर आती हैं। तो ये थोड़ा सी कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इमीडिएट आपको क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी अगर आप जिस वक्त कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का कॉलम मौजूद होता है। लेकिन कंपनीज एक्ट जब से आया इसमें इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दे दें। यू कैन जस्ट गिव ए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकते हैं और उसकी बेस पे कंपनी बन जाती है। इन केस आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया था तो आपको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दिया था तो ये आपको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आई थिंक 21 डेज में आपको ये देना होगा। और फिर फाइलिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिसीट ऑफ शेयर मनी, ये नया कॉन्सेप्ट एक आया है कि जितने भी आपने मेमोरेंडम जब आपने बनाया था तो उस मेमोरेंडम में जो सब्सक्राइबर पेज आया था वहाँ पे हर मेंबर अपने सामने लिखता है कि वो कितने शेयर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि मैं 10 शेयर लूंगा कंपनी में या 100 शेयर्स लूंगा, 10 रुपये का एक शेयर था, तो मुझे उतनी अमाउंट कंपनी को पे करनी है और इसका सर्टिफिकेट मुझे जमा कराना है विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, ये रजिस्ट्रार के पास ये सर्टिफिकेट आएगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप जो कंपनी को अमाउंट आपने पे करनी थी वो आप पे कर चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम ए लीगल ओनर ऑफ दैट कंपनी या उस शेयर के आप मालिक हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जैसा फायजा ने बताया था कि कुछ स्मॉल कंपनी जिनका कैपिटल 1 मिलियन से कम है उनके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ऑडिटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपका कैपिटल ज़्यादा है तो देन यू विल अपॉइंट एन ऑडिटर, ये विद इन 90 डेज होता है। फिर कंपनी सेक्रेटरी, प्राइवेट कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी पब्लिक कंपनी बनेगी तो उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होगी। और उसके अलावा है लीगल एडवाइज़र, अगर 7.5 मिलियन से ज़्यादा आपका पेड अप कैपिटल है तो आपको लीगल एडवाइज़र भी अपॉइंट करना होगा। कमिंग बैक टू फाइजा फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप ही की एक काइंड है जो कि अभी लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट SCCP ने 2017 में लॉन्च किया। और उसमें इससे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स दुनिया भर में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट 2017 में किया गया इंट्रोड्यूस। और ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो आया है ये भी SCCP ही इसको रेगुलेट करता है। इसके बारे में फ़ायदा आपको नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन देंगी ताकि सो यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट आर द एडवांटेजेस
or differences between both kind of businesses. Sir, before I go, can I ask questions? Sir, थोड़ा सा question पूछ सकते हैं sir? Before introducing the concept of limited liability partnership, मैं देख रही थी कि दो questions आए हुए थे. अब हम थोड़ा सा questions को भी जवाब दे लें और उसके बाद हम आपको अपनी presentation को continue करते हैं. पहला question आया कि मैम kindly what is the share capital? Okay, मेरी आवाज आ रही होगी? अच्छा, what is the share capital? एक question आया कि what is the share capital of the company? Share capital is basically the amount paid for shares to the company from where company can generate the capital to run the business. कंपनी अपने shares issue करती है और उन shares के against कंपनी मेंबर से और प्राइवेट कंपनी मेंबर से और पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक से फंड्स रेज करती है जिससे वो अपना बिजनेस रन करती है. तो बेसिकली शेयर कैपिटल वो मनी है जो कि मेंबर शेयर होल्डर से रिसीव करके कंपनी अपना बिजनेस चलाती है. शेयर कैपिटल कंपनी में दो तरह के होते हैं, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, एक पेड अप शेयर कैपिटल होता है. ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट कंपनी कैन इशू द शेयर्स. ये कंपनी के मेमोरेंडम में स्पेसिफाई किया जाता है और मेमोरेंडम की क्लॉज 5 होती है जिसमें कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल मेंशन करती है कि कंपनी कितनी अमाउंट तक शेयर्स इशू कर सकती है और उसके बाद फिर कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उसको उसका पेड अप कैपिटल कहते हैं. तो बेसिकली प्राइवेट और या लिमिटेड कंपनीज में दो तरह के कैपिटल्स थे, ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, एंड दिस इज बेसिकली द अमाउंट which is raised by the company against the sale of shares to run the business of the company. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, it's fine. और एक और क्वेश्चन आया है कि who shall be the witness if registering online and offline submission? काशिफ साहब एक्सप्लेन इट कि जब अगर कंपनी ऑफलाइन सबमिट होगी तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट मैनुअली साइन होके आ रहे होते हैं क्योंकि जो उस कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे वो मेमोरेंडम को भी मैनुअली साइन करेंगे. तो इन केस जहाँ पे मैनुअल सिग्नेचर हो रहे होंगे वहां पे कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग विटनेस करेगा उन तमाम लोगों के सिग्नेचर्स को जो मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं. Age of majority. और जो कि मेजॉरिटी एज यानी CNIC होल्डर होगा वो उसका अपना उसके पर्टिकुलर्स भी मेंशन किए जाएंगे मेमोरेंडम के ऊपर जो उन डॉक्यूमेंट्स को या उन सिग्नेचर को विटनेस कर रहा होगा. वो कोई भी एक आम एडल्ट सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान और इंटरनेशनल हो सकता है. और इन केस ऑफ ऑफलाइन देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस. उनमें कोई इन केस ऑफ ऑनलाइन देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस. उसमें कोई विटनेस नहीं होता, बस मेमोरेंडम तमाम लोग डिजिटली साइन करते हैं और बस वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं. उसमें कोई विटनेस नहीं होता ऑनलाइन सबमिशंस में. And I will encourage the people to please write your questions so that we can respond. अच्छा, now come to the presentation. That is a LLP. LLP basically एक नया हाइब्रिड किस्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में पाकिस्तान में कि जिसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप से लिए गए क्योंकि कंपनीज एक्ट तो सिंस 1913 रीजन में था ही और फिर 1984 का और 2017 का. लेकिन इसके बावजूद एक इंटरनेशनल प्रेशर था थोड़ा सा कि एक हाइब्रिड किस्म का कॉन्सेप्ट लाया जाए जो कि पार्टनरशिप फर्म्स को कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के और कुछ कंपनी के लेके एक मिक्स्ड हो जिसमें लेस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हों और उसमें लेस कंप्लायंसेस हों ताकि जो नए बिजनेसेस हैं अगर वो रजिस्टर होना चाहें तो वो कम कंप्लायंसेस के साथ भी मतलब एज अ लीगल एंटिटी रन हो सकें. तो चैट ऑन कर लेना. चैट का ऑप्शन तो फिर आप क्वेश्चन तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में 2017 में LLP एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 2008 से प्रिवेल कर रहा था लेकिन हमारे यहाँ 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. इसके लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, फिर बाद में उसके रेगुलेशंस आए 2018 में और फिर सम अमेंडमेंट्स आई जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि इस पूरे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रेगुलेट कर रहे थे.
स्क्रीन शेयर नहीं, शेयर उसको क्लिक करो। क्या किया मैंने? अच्छा ओके। अच्छा, what is the limited liability partnership? LLP means a partnership registered under the Limited Liability Partnership Act 2017. It shall have a perpetual succession. अब इसमें कुछ अभी जैसे हमने जो पार्टनरशिप की बात की थी, तो पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है. As far as any partner goes or exit the partnership, it will dissolve or dies if the partnership will dissolve. But liability partnership, limited liability partnership is a hybrid of company and the partnership. Here there will be partners, but they can easily enter or exit into this LLP, because this is a registered and legal entity, and people can come and go like in the private company. Members can come and go. So any change in partners in LLP shall not affect the existence and right to the liabilities of LLP. और कोई भी नए मेंबर्स आना चाहें, कंपनी उनको एक सिंपल इंटीमेशन, हमें इंटीमेशन करके, और कंपनी किसी भी नए बंदे को अपनी पार्टनरशिप LLP में इंक्लूड कर सकती है. अच्छा, जो लीगल एंटिटीज होती हैं उनके पार्टनरशिप का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था, वो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि दैट कैन नॉट बी सू एंड सूड बाय द नेम. अगर आपको किसी से डिस्प्यूट हो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म उस बंदे को सू नहीं कर सकती, because it is the unregistered entity. But limited liability partnership, ये इसको एडवांटेज कंपनी होने से मिला कि it can sue and it can be sued by its name. इसके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है और ये किसी के खिलाफ मुकदमा कर भी सकती है किसी भी केस में, जो अगर उनका कोई भी डिस्प्यूट या किसी भी किस्म का कोई डिफॉल्ट अराइज होता है, तो they can sue and they can be sued. Shall be capable to acquire, own, hold, dispose of the property. Like a legal entity and the registered entity, it can buy the property in its own name, not in the name of partners, but in the name of LLP itself. They can it can hold and it can dispose of the property. Do we have any question? काउंसिल, ये कंपनीज के अंदर भी यही होता है कि तमाम कंपनीज की काउंसिल होती है जो कि वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एम्बोस करते हैं, जो इस चीज की पहचान होती है कि ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली साइन बाय द कंपनी एंड ऑफिशियली इशूड बाय द कंपनी है. तो LLP में भी एक कॉमन सील का कॉन्सेप्ट है, कॉमन सील LLP, जिसमें उस कंपनी उस LLP का नाम एम्बोस हुआ होगा और वो जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर ये कॉमन सील एम्बोस की जाएगी, तो ये उसके ऑफिशियल होने की एक निशानी होगी. Do and suffer such other acts and the things as the body corporate may lawfully do and suffer. क्योंकि this is a hybrid concept और इसमें कंपनी की जो जिस तरीके से कंपनी रजिस्टर होने के हवाले से जो भी फायदे या नुकसानात होते हैं, LLP को भी इसी तरह के फायदे या थोड़े बहुत नुकसानात हो सकते हैं. अब नुकसानात में ये नहीं है कि सफर वो कर रही है, मतलब जैसे उसकी कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन या जहाँ कहीं पे भी कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी थोड़ी एप्लीकेबल होती हैं, बिकॉज इट इज अ लीगल एंटिटी एज वेल. बाद में क्वेश्चंस को भी हम बाद में एड्रेस करते हैं. अच्छा, LLP मींस सही डुप्लीकेशन है, ये वो है. ओके, two or more who can form the LLP like a partnership. Two or more persons can make a partnership like in similar way. LLP can be formed by two or more persons, individuals and the body corporate. दो बंदे मिलके भी LLP बना सकते हैं और दो कंपनीज मिलके भी LLP बना सकते हैं. Legal persons can also form LLP by subscribing their names to incorporation document. LLP का एक agreement at the time of beginning, at the time in the beginning they make a LLP agreement और उसमें वो अपने जो भी उनका बिजनेस अरेंजमेंट होगा और जिसकी जो भी अथॉरिटी और जिसकी जो भी पावर, जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और जिसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा होगा, वो सब चीजें अपने LLP एग्रीमेंट में कोई भी दो इंडिविजुअल, हाँ, और वो पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर उसमें मेंशन कर देंगे.
अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स में। क्या रखना चाहते हैं? कंपनी के जो भी पार्टनर्स हैं, ये उनकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर, जैसे अभी अब जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे थे काशिफ साहब, तो उन्होंने आपको मेमोरेंडम का स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने आपको आर्टिकल का स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कमीशन डिटरमिन करता है, या हम एज अ कंपनीज एक्ट के थ्रू ये डिटरमिन करते हैं कि जी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, मेमोरेंडम कैसे बनेगा, आर्टिकल्स कैसे बनेगा, कौन से फॉर्म्स आएंगे। लेकिन एलएलपी के बीच में हम बिल्कुल ये एक तमाम मेंबर्स, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं एलएलपी के, उनके अपने ऊपर है कि जैसा मर्जी वो एग्रीमेंट बना लें, और वो बना के अपना एग्रीमेंट हमारे पास ले आएंगे और हम उनके एग्रीमेंट को एज इट इज रजिस्टर कर लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनाना चाहते तो फिर हमारे एक्ट के साथ एक शेड्यूल है, वो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस के ऊपर है। अच्छा जी, एलएलपी की डॉक्यूमेंटेशन। अब एलएलपी अच्छा, सबसे एक मेन पर जरा इस स्टेज पे ये डिस्कस करें कि कंपनी और एलएलपी दोनों में क्या फर्क, किसी को क्या फर्क बनाने के बाद या बनाने से पहले क्या फर्क आएगा। तो जो एलएलपी है उसकी बहुत लेसर रिक्वायरमेंट्स है। आप सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि कंपनीज गवर्न होती हैं कंपनीज एक्ट से, उसमें 515 सेक्शन है, जबकि हमारे एलएलपी एक्ट में सिर्फ 55 सेक्शन है। तो इससे आप देख लेंगे ये बहुत एक सिंपलर फॉर्म ऑफ कंपनी है, जिसकी बहुत थोड़ी सी कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हैं, और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस थोड़ी सी करने के बावजूद आप कॉर्पोरेट सेक्टर का या रजिस्टर्ड एंटिटीज का हिस्सा बन सकते हैं। और इसकी जैसे कंपनी बनाने के बाद बहुत सारी आपकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो एलएलपी के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स अभी तक नहीं है, और सिर्फ कंपनी इन केस ऑफ चेंज ऑफ पार्टनर्स और एड्रेस और एनीथिंग उन्होंने हमें इंटीमेट करना होता है, अदरवाइज उनकी कोई पीरियोडिकल सबमिशंस उनको नहीं करनी होती। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो उनकी एप्लीकेशन आएगी, सबसे पहले उनको भी एलएलपी को भी अपना नाम रिजर्व करवाना है, एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, बिल्कुल जिसका भी मैं आपको स्पेसिमेन भी दिखाऊंगी, वो हमारे पास फाइल होगी। और उसके नाम का सबसे मेन पार्ट क्या होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में या लिमिटेड कंपनीज में लिमिटेड एंड पे आ रहा होता है, तो एलएलपी के नाम के एंड पर एलएलपी आएगा। Application for incorporation as per LLP Form 3 in case of conversion of firm into Form 4. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आया कि सब लोग नई एलएलपी ही बनाएंगे, या ऑलरेडी जो प्रोप्राइटरशिप्स हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, वो भी कन्वर्ट होके एलएलपी में आ सकते हैं या नहीं। तो दोनों तरीके से एलएलपी बन सकती है। लोग पहली दफा मिलके भी डायरेक्टली एलएलपी बना सकते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं और रजिस्टर्ड फर्म्स हैं थ्रू विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वो भी एलएलपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों के लिए फॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेशंस में डिफाइन कर दिए गए हैं। जो नई कंपनी बना रहे होंगे वो एलएलपी फॉर्म 3 आएंगे, फिल इन करेंगे, और जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो फॉर्म 4 फिल इन करके हमारे पास सबमिट करवाएंगे। कॉपीज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ पार्टनर्स चाहिए होगा। एलएलपी एग्रीमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर्स, विटनेस्ड एंड नोटराइज्ड। अगर एलएलपी एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया हुआ ऑलरेडी, और सपोज जैसे आप माइट बी लीगल ड्राफ्टिंग इज अ बिट डिफिकल्ट, और आप समझते हैं कि आप अभी इस पे इतना टाइम नहीं देना चाहते, तो आप हमारे जो एक्ट के साथ शेड्यूल 1 है, तमाम मेंबर एक एफिडेविट दे देंगे कि हम शेड्यूल 1 को अपना एलएलपी एक्ट अपना एलएलपी एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, तो फिर एलएलपी एग्रीमेंट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। कंसेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तमाम एलएलपीज को एक चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कि हु विल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर, हु विल ऑपरेशन कौन रन करेगा, और कंपनी के बिहाफ पे सबमिशंस जो भी काम करेगा, हु इज ऑथराइज्ड टू डू ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी। तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम भी और उनका कंसेंट भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा। और कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्म्स इन केस ऑफ कन्वर्जन। अगर कंपनी फॉर्म 4 फिल कर रही है और फॉर्म 6 फिल कर रही है, यानी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंटिटी थी, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी हमें प्रोवाइड करेगी। अच्छा, एलएलपी फॉर्म 3 की थोड़ी सी एलेबोरेशन है कि एलएलपी फॉर्म 3 में क्या क्या चीजें कंपनी को प्रोवाइड करनी होंगी।
फर्स्ट पार्ट इज LLP का नेम, नेचर ऑफ बिजनेस बताना होगा उन्हें, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो उसमें मेंशन कर देंगे। पर्टिकुलर्स एंड नेम्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, स्पेसिफाइंग डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर्स। अगर कोई एक पार्टनर होगा तो वो उसको डेजिग्नेट कर देंगे, और अगर वो किसी को भी डेजिग्नेट नहीं करेंगे देन ऑल ऑफ देम आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक्चुअली। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये उनकी एग्रीमेंट का जो भी वो LLP एग्रीमेंट देंगे उसमें ये मेंशन होगा कि लिमिट लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड। और एनी अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एक डेक्लेरेशन किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से आएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर सबमिट किए जा रहे हैं वो किसी ने well learned law graduate ने या someone acquainted to the financial matters उसने देखें, और उसके बाद वो उस चीज को वेरीफाई कर देगा कि सब चीजें LLP एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं। प्रोसेस ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कंपनी में पहले अवेलेबिलिटी ऑफ नेम की एप्लीकेशन आती है, और जब अवेलेबिलिटी ऑफ नेम की एप्लीकेशन के ये सारे पर्टिकुलर्स आप देख लीजिए, इसमें भी 3 नाम आपको अवेलेबल होंगे। आप जो एट अ टाइम आप 3 नाम एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं, और हर नाम के एंड पे LLP लिखा जाएगा, और कंपनी अपना नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो मेंशन कर देगी। इसके अलावा फिर ये जो पेमेंट फी पेमेंट की पर्टिकुलर्स हैं, और उसके बाद जो भी बंदा साइन कर रहा है उसके पर्टिकुलर्स हैं। दिस इज अ स्पेसिमेन ऑफ बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ नेम ऑफ एप्लीकेशन, and after payment of fee the application will be assigned to the concerned registrar in company registration office, who will check the availability of that name, and if name is available for registration, name will be allowed. Once name is allowed, the LLP incorporation form, here you can see on the screens, LLP incorporation form 3 है basically, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर कंपनी का नाम है, फॉर्म नहीं है, डेटा इनपुट है। डेटा LLP फॉर्म 3 नहीं, ये डेटा इनपुट है, यहाँ से खुद ही जनरेट होगा। ये मेन ये मास्टर फॉर्म है जिसमें सारे डेटा इनपुट करेंगे, तो उससे जो फॉर्म 3 और 4 या जो भी रेलेवेंट फॉर्म्स हैं वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी ये एड्रेस की फील्ड है, कंपनी अपने एड्रेस के बारे में और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सब प्रोवाइड करेगी, नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन करेगी, और द नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी मेंशन्ड इन दिस फॉर्म, and form will be submitted to the registrar along with the documents. अच्छा, ये फी स्ट्रक्चर है इस LLPs का। आप देखें कि आई मीन दिस इज द लोएस्ट इन द रीजन कि हम 1000 रुपए में LLP भी रजिस्टर कर देते हैं। ऑनलाइन में अगर आप 1000 पे करेंगे तो आपकी कंपनी एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी का स्टेटस एक्वायर कर लेगी सिर्फ 1000 फी पेमेंट के ऊपर, और बाकी सारी फीस भी आप देख रहे हैं बहुत कम है। तो बेसिकली LLP को लाने का और LLP को लॉन्च करने का भी एक ये पर्पस था कि सिंपलर रिक्वायरमेंट्स एंड लेस फीस के साथ कॉर्पोरेट लीगल स्टेटस कंपनीज को प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, अब LLP एक्ट में काफी सारी नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस की गई हैं और उनके ऊपर बात भी की गई है कि पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स जैसे पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स होते हैं, इसी तरह LLP एक्ट में भी पार्टनर्स का, इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी जाहिर है पार्टनर, इसके नाम में भी पार्टनर्स आ रहे हैं। तो पार्टनर्स बेसिकली कौन हो सकते हैं? पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, इट कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज मिलके भी LLP बना सकती हैं, और इंडिविजुअल्स मिलके भी LLP बना सकते हैं। और बस उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो आई मीन एलिजिबल टू एग्रीमेंट वगैरह करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट वगैरह इस तरह के लोग ये पार्टनरशिप एक्ट वगैरह पार्टनरशिप नहीं बन सकेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कंपनीज एक्ट में लगाई गई हैं। बाकी अच्छा आप ही लोगे। अच्छा, अब इसके अलावा नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको बताया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पर्सन जो कि कंपनी इसको नॉमिनेट करेगी, जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन करेगा, या कंपनी के बिहाफ पे जो भी सबमिशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, या कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्योंकि पार्टनर्स जो हैं पार्टनर्स कैन बी पार्टनर्स जो कंपनी में आ रहे होते हैं बेसिकली उनका मुख्तलिफ स्किल सेट हो सकता है। LLP का जो डीपर या एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसे कंपनी है, कंपनी में इंडिविजुअल्स के स्किल की
इंडिविजुअल्स के नॉलेज की या उनके इल्म की कोई एसेट वैल्यू नहीं होती। आप शेयर होल्डर होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं यू कैन बाय द शेयर्स, यू कैन बिकम अ ओनर। लेकिन एलएलपी है, इसमें अगर आपका स्किल सेट है और चाहे आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो माइट बी बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर या आपको सर्विसेज के अगेंस्ट भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग आप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो कंपनी का कोई भी एक्टिव मेंबर भी हो सकता है या जो जिसको भी कंपनी अपने बिहाफ पे नॉमिनेट कर देगी। जैसे कंपनी में बाकी प्राइवेट कंपनी में सीईओ का कॉन्सेप्ट है, LLP में designated partner will be like the CEO of a private company. अच्छा, extent of liability of partners. This is section 16. Extent of liability of partners क्या होगी? Limited liability में यही है कि partners की liability limited है और कोई भी पार्टनर किसी दूसरे के अगर किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई भी डिफॉल्ट या कुछ होता है तो वो उसके लिए फुली लायबल नहीं है हर बंदे की। और अगर लायबल भी होगा तो जितनी सी उसकी पार्टनरशिप है या जितना सा उसने अग्री किया कि 40% या 50%, जितना परसेंट वो लायबल है वो सिर्फ उससे ज्यादा की किसी भी पेमेंट करने का वो उस पर जिम्मेदारी नहीं है, कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई भी कंपनी में फ्रॉड हो जाता है तो फिर ऑल ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेडली लायबल। अगर कोई इलीगल वर्क या फ्रॉड या विलफुल किस्म का डिफॉल्ट होता है कंपनी से तो उस केस में फिर तमाम लोग फुली लायबल होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अब इस चीज को भी जैसे कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनी में शेयर कैपिटल की बात हो रही थी तो कंपनी में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कंपनी में कैसे जब वो कंपनी से शेयर्स लेते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको हर सूरत कंपनी को पैसे पे करने होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ये चीजें काफी फ्लेक्सिबल हैं और फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मुख्तलिफ किस्म से हो सकती हैं, मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टीज और कोई भी वैल्यूएबल राइट्स, इंटेंजिबल नॉलेज, स्किल। मतलब अगर someone is a highly qualified person, he can be a partner without investing any money because he is sharing his skill set. इसीलिए सर्विसेज सेक्टर में एलएलपी के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली क्योंकि उधर लोगों के स्किल सेट को, नॉलेज को बहुत वैल्यू किया जाता है प्राइवेट सेटअप में। तो लिमिटेड लायबिलिटी में भी किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करके लोग दे कैन बिकम अ पार्टनर, जबकि कंपनी में आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके आ सकते हैं। Liability for the contribution, the obligation of partners to contribute money or other property or benefits, whether tangible or intangible, to perform services for limited liability partnership shall be limited as per limited liability agreement. जितना सा उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो उतनी ही सर्विसेज या उतनी ही कंट्रीब्यूशन करने के लिए मजाज हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स को ऑडिट कराना है। हमारे पास प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी चीजें हमारे पास सबमिट करवानी होती हैं लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के लिए अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डबल एंट्री थ्रू डबल एंट्री का अकाउंटिंग सिस्टम और अपना प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह रखना है। सो बिकॉज इट इज अ लीगल एंटिटी, तो थोड़ी सी इस तरह की उनके ऊपर भी कंपल्जन्स हैं कि वो मेंटेन करेंगे, चाहे वो हमारे पास फाइल ना करें लेकिन उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। कन्वर्जन फ्रॉम अ फर्म टू एलएलपी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं और ऑलरेडी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। Businesses suitable for an LLP and taxation. बेसिकली एलएलपी को कॉन्सेप्ट लाने का एक और प्रमोट करने का एक ये भी था, एक पीछे से ये सोच थी कि इनको थोड़ा टैक्सेशन एडवांटेज दिया जाएगा और इनको पार्टनरशिप के इनकी, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट पार्टनरशिप के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और इनको एलएलपी को लाने का बेसिक पर्पस ये था कि इनकी टैक्सेशन कॉर्पोरेट के बजाय एओपीज के या जो पार्टनरशिप्स हैं उनके रेट पे होगी और टैक्सेशन एडवांटेज भी पब्लिक को दिया जाएगा।
लेकिन अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, और चूंकि अभी जरा ये कॉन्सेप्ट नया है और इसको थोड़ा हमें टैक्सेशन अथॉरिटीज को मनाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो लेकिन इन ड्यू कोर्स टैक्सेशन ऑफ LLP विल बी at the par value of partnerships. Annual returns and filings, LLP are not required to submit any annual returns to registrar. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए एनुअल रिटर्न्स की सबमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो साल में उन्हें एक दफा जरूर जमा कराने होते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए कोई अभी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सबमिशंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और बस अलबत्ता अगर वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में कोई तब्दीली करेंगे या उनके पार्टनर्स में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होगा, दे विल इन्फॉर्म अस about the change of the status of their partnership deal. Winding up of LLP, जैसे कंपनीज को बंद किया, कंपनीज थ्रू वॉलंटरी वाइंडिंग अप बंद होती हैं, इसी तरह LLPs भी कोर्ट के थ्रू भी बंद हो सकती हैं, और on simple application to the registrar they can get their name strike off from the register of LLPs. अच्छा, ये एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है डिफरेंसेस बिटवीन LLPs एंड फर्म्स, क्योंकि हमने अभी आपको कहा कि एक हाइब्रिड किस्म का कॉन्सेप्ट था जो कि पार्टनरशिप को उठा के और कंपनीज को उठा के उनके दरमियान में एक हाइब्रिड किस्म की कंपनी बनाई, फॉर्म ऑफ कंपनी बनाई गई थी। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है दोनों के गवर्निंग लॉज। LLP Act जो गवर्न हो रही हैं, they are governed by basically LLP Act 2017, जबकि all partnerships are registered under section under the Partnership Act 1932. और registered to LLP registration is done with the registrar LLP, and registrar LLP is basically currently the registrar of companies as well. और पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होती है दैट इज डन ऑन द प्रोविंशियल लेवल विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कंपनीज जो भी LLPs यानी जो बन रही हैं वो एक फेडरल लेवल की एंटिटी हैं, जबकि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रजिस्टर होती हैं। लायबिलिटी आपने देख लिया दोनों में, पार्टनरशिप में LLP में इट इज अ हाइब्रिड काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड अप टू द देयर पार्टिसिपेशन इन द LLP एग्रीमेंट, जबकि पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिकग्निशन, LLPs आर रजिस्टर्ड एंटिटीज, तो इनकी रिकग्निशन ज्यादा है। दे कैन क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ लोग बिजनेस करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जबकि पार्टनरशिप की जाहिर सी बात है लीगल प्रेजेंस नहीं है और इसका कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी मैकेनिज्म भी नहीं है। तो जबकि LLP अगर आपकी फॉर्म हो जाएगी, anybody can search it from the SECP website and they can confirm the legal status of that firm, but partnership firms की as such कोई इनकी टेरिटोरियल लिमिट्स ज्यादा हैं और वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं और उनको कोई कंफर्म नहीं कर सकते अनलेस, मतलब एक लंबा सा कोई शायद तरीका है कि आप पार्टनरशिप का स्टेटस कंफर्म करें। स्विफ्ट रजिस्ट्रेशन LLP इनकॉर्पोरेशन के फाइलिंग के 4 घंटों के दरमियान में भी 4 घंटों में रजिस्टर हो सकती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म्स जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हैं तो उनका अभी कोई इतना स्विफ्ट मैकेनिज्म नहीं रजिस्ट्रेशन का बना है। और inspection of records and certified true copies, LLPs are the legal entities, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो रहा होता है and we can issue the certified true copies to anyone who is asking for the copies, but registered firm या partnership firms की ऐसे कोई defined regulations भी नहीं है, ना ही उनका कोई database है और पता नहीं उनकी partnership deed की certified true copy किसी को मिल भी सकती है या नहीं, इसके बारे में I'm not sure. Life of entity, partnership LLP firm जो हैं इनकी perpetual succession है और partners can easily come, can go, can die, but LLP will goes on. But in partnership firm, as soon as someone dies or leave the partnership, it will dissolve and the rest of the partners will make a new agreement or new partnership. Minimum number of partners for LLP is 2 and maximum, there is no maximum limit. But in case of partnership, more than 20 persons cannot make a partnership firm.
If it is more than 20, then it is required to be a registered company. Protection against the identity theft. Once your name is registered, you are a registered entity. Nobody can steal your name. Nobody can steal your identity, and your name will be there forever as long as you are running your business. But in case of partnership, मल्टीपल डुप्लीकेट्स, एक प्रोविंस सिंध में उसी नाम से पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर है तो केपीके में भी रजिस्टर हो सकती है, बलूचिस्तान में उसी नाम से रजिस्टर हो सकती है, और जाहिर है ये एक कांस्टेंट थ्रेट है आपके बिजनेस के लिए भी या किसी भी बिजनेस के लिए कि मल्टीपल नेम्स के साथ वो बिजनेस रन हो सकता है. Transferability, conversion and change of name, everything is possible in LLP, but there are no such provisions in proprietorship or partnership firm. And cost of registration is quite low. You can see in 1,000 you can get your LLP registered, and but for the partnership, no online registration and very high hidden cost of registration of proprietorship firms. We will take on the questions. Now, that's all. Now you people can ask the questions with respect to SECP, LLP, company, any kind of question that comes to your mind. I mean, we are open to questions, please. All right, Assalamu alaikum, ma'am. How should I go for questions? Please go ahead. Please go ahead. All right. जी मैम, मेरा नाम फवाद खान है, and I have registered my company with SECP as a single member company, right? अब उसमें ये है कि उसका जो paid-up capital है. Somebody asked what is the total cost of registration of the company. For online, you can register the company in 1,200 rupees, that is 200 rupees for name reservation and 1,000 rupees for incorporation for a company having paid up capital of 100,000 rupees. 100,000 तक ये सर मेरा क्वेश्चन है 100,000 तक आपको you can register a company with the cost of 1,200 rupees and plus 35 rupees that are bank charges. अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा, if you can listen to me, आवाज मेरी आपको आ रही है? ये किसी भी वक्त आप अगर कंपनी किसी के कंसल्टेंट के थ्रू एक क्वेश्चन है कि अगर अब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है उसके बाद मैं ईमेल और तमाम कैसे चेंज करूं, तो ये चेंज नहीं होता. उसके लिए यू हैव टू मेक ए रिक्वेस्ट टू ऑन आवर वेबसाइट. आप जाएं, हमारे STMS एक पोर्टल है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट लॉन्च करेंगे कि आपकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अगर आपको कंसल्टेंट नहीं दे रहा तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन ऑफ योर आईडी करेंगे कि उसमें रीज़न जो भी आप देना चाहते हैं वो रीज़न दें, उसके साथ एक एफिडेविट अटैच करें एंड सबमिट इट ऑन आवर पोर्टल. वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आपकी ग्राउंड आप सही दे रहे हैं तो आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी. देन यू कैन क्रिएट ए न्यू आईडी फॉर योरसेल्फ. सर एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी ने नाम रिजर्वेशन का प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अब वो वापस से कंबाइंड प्रोसेस के लिए आना चाहता है तो क्या वो कैसे कर सकता है? अप्लाई किया हुआ है तो आप यू कैन सरेंडर, अगर आपको नाम सेपरेट अगर मिल चुका है यू कैन सरेंडर दैट नेम और उसी में जाके आपको जो नाम आपने अप्लाई किया था उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर दें, कंबाइन में चले जाएं. हाँ, ये होगा कि आपको नेम रिजर्वेशन की फ़ी दोबारा से पे करनी पड़ेगी, लेकिन यू कैन सरेंडर दैट नेम और उसके बाद आपको कंबाइंड प्रोसेस में वही नाम मिल भी सकता है और आप यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन. नाम सरेंडर कैसे करें? ये मिस्टर सैयद रसूल ने क्वेश्चन किया है कि सर SMC के लिए SMC के लिए कम से कम कैपिटल कितना होना चाहिए और रिजर्वेशन नाम फीस तो 200 रुपये है, इसके बाकी कागजात के ऊपर कितना खर्चा आता है, यानी पूरी कंपनी रजिस्ट्रेशन पर कितना SMC में खर्चा आता है? SMC हो या प्राइवेट कंपनी हो, जैसे मैंने पहले बताया कि नेम रिजर्वेशन फी 200 रुपीज़ है. आप अगर कंबाइंड प्रोसेस में कर रहे हैं तो कागजात जितने भी हैं वो बनाने में कोई ऐसा खर्चा नहीं आता. यू कैन डाउनलोड, अगर मैनुअल बना रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट और उसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 1200 समथिंग 35 रुपीज़ में आपका बैंक चालान जनरेट होता है दैट यू कैन से, और वही चालान आपकी फ़ी होगा 100,000 तक. उसके बाद
स्लैब्स मौजूद हैं। इफ़ यू गो टू आवर फी शेड्यूल, वहाँ पे स्लैब्स के मुताबिक हर 100,000 पे 500 रुपीज़, और उसके बाद सर्टेन लेवल के बाद आगे 250 रुपीज़ का स्लैब स्टार्ट होता है, उससे आगे 200 रुपीज़ का स्लैब होता है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाता है तो फ़ी ऑनलाइन में फॉर एवरी 100,000 रुपीज़ घट जाती है। तो मिनिमम जो आपको है वो 1235 रुपीज़ तकरीबन इतने आते हैं चार्जेस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मैनुअल में फ़ी डबल हो जाती है, तकरीबन 2,500 से 5,000 रुपये में यू कैन इनकॉर्पोरेट दी कंपनी, 2,500 रुपये में हो जाती है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द इनिशियल कैपिटल, व्हाट शुड बी द इनिशियल कंपनी शेयर ऑफ द प्राइवेट मल्टी मेंबर कंपनी, हाउ इज पर कैपिटल शेयर डिटरमिन्ड इन सच केसेस? अच्छा जी, इसका ये जो क्वेश्चन है कि मिनिमम शेयर कैपिटल, ये तो सब्सक्राइबर्स की अपनी सोच है कि वो कितना कितना, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं उसके अगेंस्ट कंपनी को पेमेंट की जाती है। तो मिनिमम हम फीस जो है वो 1 लाख की चार्ज करते हैं, लेकिन कंपनी चाहे तो उससे कम का कैपिटल भी रख सकती है। और पेड अप कैपिटल तो मल्टी मेंबर्स कंपनी में 20 रुपए भी रखा जा सकता है, कम से कम 20 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा तो कोई लिमिट नहीं है। देखिए, ये इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वंस यू आर इस्टेब्लिशिंग दी कंपनी, जो भी आप कंपनी बना रहे हैं, तो उसको काम करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होगी। जो फंड आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो इन शेप ऑफ कंपनी आपको शेयर्स की सूरत में शेयर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, जिसके वो आपकी ओनरशिप करते हैं, एंड अगेंस्ट दो शेयर आप पेमेंट करते हैं कंपनी को। आप समझते हैं कि मेरा काम अगर 10,000 रुपये से स्टार्ट हो सकता है तो आप उतने के शेयर ले लें। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है तो आप उतने इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि इसी पैसे से कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी। हाँ जी, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इमर्जिंग स्टार्टअप्स व्हाट इज मोर सूटेबल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी? अच्छा जी, इसका जवाब जो मेरा ख्याल है वो ये है कि स्टार्टअप्स के ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि विद हु यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस। if you are starting business with like husband and wife or the blood relations, they are starting their business, they can start with the LLP, जो कि एक बहुत क्लोज सेटअप है जिसमें लेस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और इतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बट इफ और या प्रोफेशनल पार्टनर्स के साथ भी शुरू कर रहे हैं तो आप सर्विसेज सेक्टर में हैं तो आप LLP को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए लोग हैं और आप पर्सनली किसी को ज्यादा नहीं जानते हैं तो इस सूरत में कंपनी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सेटअप है। इसमें ये एक चीज़ आती है कि हाउ जो है आप किस तरह से चीज़ों को डिफाइन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ एक पूरे जो है वो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हो, तमाम चीज़ें फ्रेमवर्क के मुताबिक हो रही हों। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हर चीज़ के लिए हमको एक सर्टन प्रोसेस फॉलो करना है तो उसमें यू कैन ऑप्ट फॉर कंपनी, यू शुड गो फॉर कंपनी। अगर आप समझते हैं कि नो वी कैन जो है वो फ्लेक्सिबल हम काम कर सकते हैं तरीके से, तो फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से LLP इज ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कम है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स भी कम है। और अगर आप मतलब फीस, जाहिर सी बात है फिर आगे जब रिटर्न सबमिशन है तो इन सब चीज़ों में फीस इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और आप अपने स्टार्टअप को अभी लेस कॉस्ट रखना चाहते हैं कि शुरू में बिजनेस कॉस्ट कम हो, तो फिर आप LLP के लिए ऑप्ट कर लें। और अदरवाइज आपका ट्रस्ट लेवल अगर मेंबर्स का आपस में कम है तो फिर आपके लिए कंपनी का सेटअप बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम कैसे सरेंडर करें? सर मैम नाम सरेंडर करने के लिए हेलो, यही है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे जब आप कंबाइंड प्रोसेस में जा रहे हैं तो उससे उस वक्त आप जो उसी में एक रिक्वेस्ट लगा देंगे, यू हैव रिजर्व दिस नेम और नाउ यू वांट टू इन ए स्टैंड अलोन प्रोसेस और नाउ यू वांट टू गो फॉर कंबाइंड प्रोसेस। तो आपके लिए नाम रिजर्व हुआ हुआ है उसको डिलीट कर दें। वो रिक्वेस्ट आप हमारे किसी भी कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करा दें और वो जैसी रिक्वेस्ट हम अपने IT को फॉरवर्ड करेंगे दे विल डिलीट दी नेम, क्योंकि एक नाम जब रिजर्व हो जाता है तो उसमें उसको एज इट इज़ एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो नाम हमारी वेबसाइट से डिलीट होगा, देन यू कैन गेट द सेम नेम रिजर्व फॉर योरसेल्फ। सर एक और क्वेश्चन है, मेरा हाउ डू वी क्वेश्चन लिंक है, आवर हेलो एसेट्स टू द कंपनी, हाउ डू वी क्लैरिफाई दैट दिस प्रोडक्ट ऑफ आवर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी? ये अब जो ये आपका क्वेश्चन है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ज़्यादा रिलेटेड है
तो अगर आप देखें कंपनीज, लिवर ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा। लिवर ब्रदर्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ उसके ब्रांड्स हैं, लेकिन कंपनी एक ही रजिस्टर्ड है। उसने तमाम अपने ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट किसी लॉ के तहत रजिस्टर किए हुए हैं, जो कि ये हमारे पाकिस्तान में या वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इदारा है, जहाँ पे आप तमाम अपने ब्रांड्स को, अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करते हैं। तो फॉर आपके प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू गो टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे जाके अपना ब्रांड नेम या अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे, सो दैट नो वन कैन एल्स यूज दैट पर्टिकुलर जो है आपका ब्रांड या आपका ट्रेडमार्क ना यूज कर सके। क्योंकि होता ये है कि सेल फोन बन रहे हैं, सेल फोन, लेकिन नोकिया का नाम नोकिया ही यूज कर सकता है। तो नोकिया की कंपनी देखें तो वो पीछे HMD ग्लोबल है, तो HMD is a different entity and brand name Nokia is a different। तो ब्रांड्स आप अपनी अलग प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए सेपरेट लॉ है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट लॉ है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी शायद आपकी आवाज आ रही है, अच्छा चलिए ये भी बता देते हैं। अच्छा जी एक जी और क्वेश्चन है कि कैन वी चेंज LLP टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी लेटर? अभी तक कंपनीज एक्ट में 2 कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं कि अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म है तो वो कन्वर्ट होकर LLP बन सकती है और प्राइवेट कंपनी LLP बन सकती है। लेकिन अभी LLP, क्योंकि LLP तो एक नया एक्ट लाया गया है ना, वो तो LLP बनाने के लिए लाया गया है, तो अभी ये कन्वर्जन एक्ट में डाली नहीं गई है कि जी LLP का वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया है कि वो अब प्राइवेट कंपनी बन के और फिर आगे लिस्टिंग के लिए जाना चाह रही है। तो सो फार देयर इज अ साइलेंस ऑन दिस इन द कंपनी इन LLP एक्ट। हेलो मैम, हेलो। शायद वो अपना मैसेज टाइप करते हैं, उनके वो म्यूट है स्पीकर, तो उनको आवाज नहीं जा रही है। आप अपना जो है ना क्वेश्चन टाइप। ओके सर, थैंक यू सर, मैं टाइप करता हूँ। हमने तो नहीं करनी थी, उसने खुद ही बंद की हुई है। NIC Peshawar, we cannot listen you. Yes. Yes now. टाइम ये आपको आवाज आ रही है अब? Yes अब आ रही है। जी जी हेलो हेलो जी हेलो सर, अब ये ऐसे पूछूं सर डायरेक्ट? जी जी पूछने को। जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो स्टार्टअप है वो आप ऐसा समझे कि बिल्कुल जीरो रिसोर्सेज है ना। तो मैं अभी जितना मैंने कंपनी को खुद पढ़ा, तो मेरे लिए मैं जब चाह रहा था कि SMCO, तो आज तो मैम ने मतलब LLP पे बहुत ज़्यादा रोशनी डाली और हमें पसंद भी आया माशाल्लाह, क्योंकि वो बड़ा वो है, मतलब उसमें लचक बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम मतलब ये जो LLP है ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है? मतलब आप डोनर को अपना रजिस्ट्रेशन इसका दिखा सकते हैं? इसका भी अपना एक रजिस्टर्ड एंटिटी के तौर पर मतलब मैं यूज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, जैसे कि कंपनी को मैंने बताया था कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होता है, इसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी जितनी भी SECP पे रजिस्टर्ड है, इनका एक लीगल स्टेटस है। जैसे कंपनी एक लीगल एंटिटी है, इसी तरह LLP भी एक लीगल एंटिटी है। अगर आप कहीं पे देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उससे एज ए लीगल एंटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने सर अप्लाई किया था थ्रू ऑनलाइन सर, तो वहाँ पे वो बैंक वाला चालान जनरेट नहीं हो रहा था, उसमें मसले मसाइल आ रहे थे, तो इसका क्या हल है सर? इस पे चालान अगर जनरेट नहीं हो पाता, मैनुअल चालान आप कर रहे थे या ऑनलाइन कर रहे थे? ऑनलाइन कर रहा था वो, मैंने अपना लॉगिन बना लिया है। उसके बाद वो जो जिस तरह आपने अभी सर वो पिछले जो है ना स्लाइड्स में दिखाया भी सही कि वो जो 3 नाम आपको दिए जाते हैं ना, आप वो 3 नाम सेलेक्ट कर लेते, फिर आप एक कैटेगरी जो है वो भी सेलेक्ट कर लेते कि मतलब मेरा जो स्टार्टअप है वो मीडिया डेवलपमेंट पे है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो उसके नीचे जब आप चालान पे आ जाते हो सॉरी, तो उस पे फिर मसला आता है, मतलब आप वो ब्राउजर कौन सा यूज नहीं कर हो रहे पा हैं? रहा था मुझसे। ब्राउजर तो ब्राउजर मैं कौन सा गूगल यूज क्रोम। गूगल क्रोम पे वैसे चल तो जाता, हाँ गूगल क्रोम पे चल तो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आजकल हमारा ऑनलाइन फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग सीजन भी चल रहा है, तो वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, शायद उसकी वजह से अच्छा आपको प्रॉब्लम आया हो।
तो वैसे हमारी वेबसाइट पे एक हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर लें। यहाँ पे आप कराची में हमारे रिजवान रजाक साहब हैं जो कि फैसिलिटेशन भी देखते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर लें 99213274 पे, सॉरी 99213270 पे कांटेक्ट कर लें उनको। और एक और नंबर भी आप नोट कर लें 3244 3244 2976। 2976। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें 0 to 1 अगर डायल कर लेंगे तो मे बी ही विल लॉग इन टू चेक कि आपका क्या इशू आ रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल साहब, फवाद साहब बोलें। जी अच्छा सर, मेरा ऑलरेडी है रजिस्टर्ड एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है। उसमें अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें जो इनिशियल शेयर्स है वो 1000 मैंने रखे हुए, पर शेयर जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल बन जाता है 100,000 का। अब उसमें मेरे पास एक इन्वेस्टर आना चाहता है एंड ही वांट टू इन्वेस्ट 2 मिलियन एंड आई एम ऑफरिंग हिम इक्विटी ऑफ 20%। तो उसको मैं 20% शेयर्स ऐसी बात ऑफर करूंगा, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? अब कंपनी के साथ मतलब एससीपी के थ्रू में अपनी जो शेयर्स है उसमें मजीद स्टॉक ऐड करूंगा, या उसी एक्सिस्टिंग 1000 शेयर्स में से फिर मैं 20% उसको दूंगा एंड पेड अप कैपिटल का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने जैसे बताया कि आपकी अभी कंपनी का स्टेटस सिंगल मेंबर है, ठीक है। तो सिंगल मेंबर जो है उसमें आप किसी दूसरे मेंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके लिए फर्स्ट आपको कंपनी की काइंड चेंज करनी होगी, उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएं तो इसके लिए कन्वर्जन का एक प्रोसेस मौजूद है, या फिर आप हमारे कंपनी जनरल प्रोविजन फॉर्म रेगुलेशंस हैं 2018, तो रेगुलेशंस आप देख लें, उसमें एक फॉर्म होता है कन्वर्जन का, फॉर्म 2 कहलाता है। तो वो फॉर्म आपको भर के पहले कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल मेंबर टू मल्टी मेंबर कंपनी। तो जब आपके पास कंपनी का स्टेटस आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसमें आप जो भी उसको शेयर देना चाह रहे हैं, 20% देना चाह रहे हैं, 30% देना चाह रहे हैं, उसको इन्वेस्टर को आप अपना शेयर होल्डर बना सकते हैं। लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी जैसे नाम से ही है कि इट विल बी सिंगल मेंबर ओनली। जब मल्टी हो जाएगी तो फिर वो सिंगल मेंबर नहीं रहेगी, मल्टी मेंबर कंपनी, यानी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाएगी या पब्लिक कंपनी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सर तो मतलब ये जरूरी है कि सिंगल मेंबर से उसकी कन्वर्जन हो, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसने शेयर्स 1 साल तक लेने हैं, ठीक है, अगर वो मेरे साथ 1 साल तक, 1 साल बाद वो अपने शेयर्स बेच देता है, तो आफ्टर 1 ईयर वो अगेन हम कंपनी का स्टेटस चेंज करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू कैन, आप किसी और को उसकी जगह पे इंडक्ट करना चाहते हैं तो उसको कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वापस जो है वो स्टेटस कन्वर्ट कर लिया जाए तो वापस कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप देखेंगे लॉन्ग रन में खाली लिमिटेड टाइम के लिए ये सूटेबल रहेगा, या लॉन्गर रन आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल रहेगी, यू हैव टू डिसाइड दैट। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, माय नेम इज सफीउल्लाह, आई एम फाउंडर ऑफ वोल्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। सर मेरा क्वेश्चन उस हवाले से था जो थोड़ी देर टाइम पहले मैंने आपसे पूछा है, कंसल्टेंट के हवाले से। हम अपना कंसल्टेंट चेंज करने वाले, तो जो पहले ईमेल एड्रेस था उसमें एंटर था, तो वो उसने अपनी तरफ से एंटर किया था, और फोन नंबर भी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पिन वगैरह सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ईमेल में अपना डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? देखिए, जिस वक्त आप लॉग इन करते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो उसमें आपके पास साइड पे एक वो प्रोफाइल का भी ऑप्शन, अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है ना। जी सर। ठीक है, उस अपडेट प्रोफाइल में जाके बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन कोड भी मौजूद है, यूज़र आईडी भी मौजूद है, पासवर्ड भी मौजूद है, तो आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। और प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उसमें आपको दोबारा से तमाम चीज़ें नई एंटर करने की सिस्टम इजाज़त देगा। वरना फिर ये कर सकते हैं कि जो अगर ना हो पा रहा हो किसी वजह से तो डिलीट करें एग्जिस्टिंग आईडी और नई क्रिएट कर लें। तो नहीं, अगर मैं क्रिएट करूंगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? उसमें तो डिलीट फर्स्ट होगा, तो क्रिएट करने का तो वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको, साइन अप पे जाएंगे आप एज ए पाकिस्तानी नेशनल, दोबारा से अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर आपकी अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपके साथ मेरा ख्याल है कोई और भी जो डायरेक्टर या मेंबर होगा, यू कैन क्रिएट आईडी फॉर हिम, ठीक है।
उसके लिए आईडी क्रिएट कर लें और उसकी आईडी को आप मैनेज कंपनी, जिस वक्त आप कंपनी में लॉगिन होते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आता है मैनेज कंपनी यूज़र, तो मैनेज कंपनी यूज़र में जाके उसको ऐड कर लें अपनी कंपनी में और अपनी आईडी को आप ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ से अपनी आईडी को ख़त्म कर दें और उस नई आईडी से यू कैन यहाँ की वहाँ पे आप अपनी जब नई आईडी दे देंगे तो वहाँ पे उसी आईडी पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अभी आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ईमेल्स जो भी SCCP आपको करता है वो आप तक नहीं पहुँचती, वो मुझ तक नहीं पहुँच रही है सर। एग्जैक्टली उसके लिए बेहतर है, उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं कि एक तो फॉर्म 21 है, उसके थ्रू आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर दें कि आई हैव चेंज दी ईमेल एड्रेस, तो ये ऑफिशियल एड्रेस जो आपको ईमेल जाने का है वो उसी एड्रेस पे आना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज यू कैन मेक ए रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू रजिस्ट्रार के यू आर द डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको एक लेटर हेड पे बनाएं, उसको डायरेक्टर साइन करें कि ये आईडी हमारी जो सिस्टम में अपीयर हो रही है दैट इज़ नॉट ए वैलिड आईडी, इसकी जगह आपकी आईडी रिप्लेस कर दी जाए विद द फॉलोइंग आईडी। तो रजिस्ट्रार अगर समझेगा कि इट्स जेन्युइन रिक्वेस्ट तो वो उसके मुताबिक आपकी आईडी खुद भी सिस्टम में अपडेट कर सकता है। ठीक है सर, इसके साथ फोन नंबर भी मैं रिक्वेस्ट में मेंशन कर सकता हूँ। बेहतर है कि अगर फोन नंबर, इतनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं तो मेक इट ऑफिशियल एंड फाइल इट ऑन फॉर्म 21। ठीक है सर, और उसमें साइमल्टेनियसली आप रिक्वेस्ट भी कर दें रजिस्ट्रार को कि कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए फर्दर आपका ईमेल और ये कॉन्टैक्ट नंबर ये भी ये किया जाए यूज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन LLP के रिगार्डिंग है। तो we've basically done everything, बस वो मास्टर फॉर्म जब फिल करते हैं तो वो आपसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट मांगता है और पावर ऑफ अटर्नी मांगता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये हम कैसे बनाएं और इसमें क्या क्या चीजें लिखवाएं। जैसे आपको फायजा ने बताया था कि जो शेड्यूल 1 ऑफ द LLP एक्ट है, अगर आप वो एडॉप्ट करना चाहें अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जगह तो वो भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक पेपर पे लिखें कि जी यू हैव एडॉप्टेड इज शेड्यूल 1। वरना अगर आपको पार्टनरशिप डीड अगर आपको नहीं मिल रही तो आप किसी लॉयर के पास जाके डीड बनवा भी सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप हमारे पेशावर ऑफिस या किसी कराची ऑफिस को हमारी वहाँ पे ईमेल कर दें, फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं हमारे, ही कैन प्रोवाइड यू ए स्पेसिमेन। ठीक है, वो स्पेसिमेन आप फॉलो करके अपने लिए अपनी डीड बना सकते हैं। सही है सर, लेकिन उसमें जो जैसे मैम ने भी कहा कि नोटराइज्ड चाहिए होता है और विटनेसेस के साथ, तो वो नोटराइज्ड का मतलब क्या होता है असल में? वी नीड लाइक अ लॉयर जो वो हमारे लिए पार्टनरशिप डीड पे साइन करे या क्या क्या होता है वो? नोटराइज सिग्नेचर्स को नोटराइज करना। देखें, नोटराइजेशन का मतलब ये होता है ये स्टैम्प पेपर पे ही, ये क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पाकिस्तान में अगर कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक लीगल पेपर यूज़ होता है। लीगल पेपर हमारे पाकिस्तान में जो यूज़ होता है वो ये हमारे स्टैम्प पेपर हैं। स्टैम्प पेपर पे जो है, क्योंकि दो इट्स नॉट मैंडेटरी अंडर LLP एक्ट कि आपको कोई स्टैम्प पेपर यूज़ करना है, लेकिन जो आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए या कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वो रिक्वायर करते हैं कि आप इसको 700-500 रुपीज़, क्योंकि उनके जहन में वो पार्टनरशिप एक्ट की चीज़ें चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि इतने स्टैम्प पेपर पे आप ये अपनी डीड बना के लाएं। तो उसके मुताबिक आप देख लें कि 500 रुपीज़ के, 1000 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे वो अपनी पार्टनरशिप डीड बनाएं और उसको जो है, या फिर आपको रेवेन्यू स्टैम्प मिलती हैं तो वो उस पर अपनी जब डीड बनाते हैं तो उसके बाद नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि नोटरी पब्लिक कोर्ट्स में बैठे हुए होते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में अगर आप चले जाएं तो वो उनके पास ये नोटरी स्टैम्प होती है। नोटरी करवाने का मकसद ये होता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड बिफोर दैट पर्सन, कि वो उसका विटनेस है कि ये तमाम लोगों ने जो इसके सिग्नेटरीज हैं या एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, उन्होंने ये तमाम ये डॉक्यूमेंट उसके सामने इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एग्जीक्यूट किया है और इट्स ए लीगल, इट हैज ए लीगल स्टैंडिंग। ठीक है, नोटरी पब्लिक नोटरी करने का ये मतलब होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Do we have any other question? Yes.
मैम आपकी आवाज म्यूट है, हम वी कांट हियर यू मैम, आपकी आपका अच्छा नहीं, एक्चुअली आई वाज यूजिंग अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी आपने एक्सप्लेन किया कि मतलब पार्टनरशिप डीड ये होती है कि वी एक्सप्लेन और नोटरी पब्लिक की तरफ से, लेकिन उसमें मतलब पावर ऑफ अटर्नी इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, वो भी मांगा था। हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी जो डॉक्यूमेंट है वो ये कि आप किसी भी शख्स को ऑथोराइज कर रहे हैं कि फाइल दिस डॉक्यूमेंट विद एससीसीपी। ये आपके पार्टनर्स में से भी कोई एक हो सकता है, ठीक है। आप दोनों दो पार्टनर्स हैं तो एक्स मिस्टर वाई को कर सकता है, वाई मिस्टर एक्स को कर सकता है, कि कोई भी ऑथोराइज कर सकता है, या आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कर रहे हैं तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी आप उसको दे देते हैं कि फाइल दिस डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, एलएलपी पे बैंक लोन्स और ग्रांट मिल सकती है या नहीं? इसमें एक चीज़ अभी जो एलएलपी एक्ट में जो नॉर्मल कंपनीज में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज चार्जेस, वो अभी एलएलपी एक्ट में मौजूद नहीं है कि उसमें आपको कि जिस तरह एक नॉर्मल कंपनी को बैंक अपना चार्ज रजिस्टर करवा देता है तो एलएलपी में चार्ज रजिस्टर हो सकता है या नहीं। ये काफ़ी जगह पे डिबेट भी हो चुकी है और इसको लोगों की काफ़ी डिमांड भी है कि इसको के ऊपर कंपनीज एक्ट की दो एलएलपी एक्ट प्रोवाइड करता है कि कंपनी एक्ट की कोई चीज़ जो है वो एलएलपी के लिए अप्लाई की जा सकती है एलएलपी पे। तो अभी इस पे लॉ में अभी फिलहाल ये अमेंडमेंट नहीं हुई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हो सके। वैसे अगर बैंक लोन देना चाहता है इट कैन गिव लोन टू दैट एंटिटी, लेकिन उसकी सिक्योर करवाने के लिए कि बैंक के पास फिलहाल चार्ज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद नहीं है। Thank you very much, sir. Thank you very much for your time. It was a very, very informative session. और startups के मुझे बहुत अभी से वो आ रहे हैं कि यार this was very good session. We learned a lot. So thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Adil, for. Most welcome. Thank you, everyone. और so guys, now you can start working on your SCP registration. अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है, मेरे ख्याल में सेशन के बाद कोई मसला आना नहीं चाहिए, अगर कोई मसला आता है तो you can always send me an email and I can forward that email to Kashif साहब and Adil साहब, and you know they can give the feedback कि भाई इस प्रॉब्लम में क्या काम किया जा सकता है। लेकिन आई गेस कि अगर आपने आज का सेशन सही से लिया है तो कोई मसला आपको इसके बाद आएगा नहीं। So yeah, thank you so much. One more thing I would like to sorry आपको मैं रोक रहा हूँ। One more thing I would like to add कि if you are going for registration तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो हमारे वीडियोस हैं और गाइड्स हैं उनको एक नज़र ज़रूर स्टडी करें। You will get most of the answers there. और अगर स्टार्टअप्स के लिए एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप SCCP जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके विजिट करें तो स्टार्टअप के लिए एक डेजिग्नेटेड पेज हमारी वेबसाइट पे SCCP वेबसाइट पे दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे आपको जैसे मुख्तलिफ अपने बिजनेसमैन से, कम्युनिटी से, अपने टीचर से जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं यहाँ पे लोग, उनसे सबसे कंसल्ट किया होगा तो उनके लिए कि किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को लेके चलना है, प्रोडक्ट व्हाट इज प्रोडक्ट प्रोपोजिशन, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द ब्रांडिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे बड़ी हेल्पफुल आपके लिए मौजूद हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाएँ वेबसाइट पे हमारी और इस पेज को ज़रूर, स्टार्टअप पेज को क्लिक करें। इट इज़ available on top of our website. It's start ही वहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो स्टार्टअप है। It is very informative. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Okay. Allah Hafiz.